नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज की पहली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार वन तीर्थों की यात्रा करा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां कांग्रेस 17 उप यात्रा निकाल रही है, जिस पर बीजेपी में जमकर निशाना साधा है। तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां हाई कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को अमान्य कर दिया है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां दशहरे के दिन धार्मिक समारोह में 4 धाम मंदिरों के कपाट बंद करने की तिथि तय की गई है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहां पर कामाख्या, रामेश्वरम, अयोध्या, तिरुपति और पुरी की धार्मिक यात्रा के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन की ट्रेन कल शुक्रवार को जबलपुर से रवाना होगी। हालांकि ये ट्रेन आज गुरुवार को ही इंदौर से चलेगी और अगले दिन यानी कि 7 अक्टूबर को जबलपुर आएगी। 6 दिन की धार्मिक यात्रा में इंदौर, जबलपुर और उज्जैन के यात्री शामिल होंगे। इस धार्मिक यात्रा की वापसी 11 अक्टूबर को होगी। मध्य प्रदेश के 16 जिलों से करीब 5000 बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर रवाना होंगे। बता दें कि जबलपुर संभाग के मंडला, बालाघाट, जबलपुर जिले के 250 तीर्थ यात्री और डिंडोरी जिले के 225 यात्री तीर्थ यात्रा पर रवाना होंगे। प्रभारी अधिकारी ने कहा कि जिन यात्रियों को टिकट प्राप्त होती है, वो यात्री यात्रा के समय अपना मूल आधार कार्ड, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की छाया प्रति अनुरूप अपने पास रखें। मंदिर दर्शन और यात्रा के समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सरकार ने करीब 1.5 लाख लोगों को तीर्थ यात्री पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि पहली खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सभी यहां पर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के दर्शन करवाने वाले हैं। आपको बता दें कि कामाख्या, रामेश्वरम, अयोध्या, तिरुपति और पुरी की धार्मिक यात्रा के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन की ट्रेन कल शुक्रवार को जबलपुर से रवाना होगी। हालांकि ये ट्रेन आज गुरुवार को ही इंदौर से चलेगी और अगले दिन यानी कि 7 अक्टूबर को जबलपुर आएगी। 6 दिन की धार्मिक यात्रा में इंदौर, जबलपुर और उज्जैन के जो यात्री हैं वो शामिल होंगे। इस धार्मिक यात्रा की वापसी 11 अक्टूबर को होगी। मध्य प्रदेश के 16 जिलों से करीब 5000 बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर रवाना होने जा रहे हैं। बता दें कि जबलपुर के संभाग में कई यात्री जो है वो शामिल होंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने वाले हैं, क्या कुछ उसको लेकर के व्यवस्था कर ली गई है, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज करीब 11 से 12 जिलों के 4000 जो तीर्थ यात्री हैं, बुजुर्ग तीर्थ यात्री हैं, वह अलग अलग यात्रा करने वाले हैं। चाहे अगर हम बात करें रामेश्वरम की या फिर कामाख्या देवी के दर्शन की बात करें या पुरी की बात करें या काशी विश्वनाथ की बात करें, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्रेनों के माध्यम से यह बुजुर्ग तीर्थयात्री रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब इस योजना का शुभारंभ किया था, उसी के दौरान अगर हम बात करें तो जो बुजुर्ग तीर्थयात्री हैं उनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्रेन में बिठाकर रवाना की। तो आज भी ट्रेनों के माध्यम से 4000 से ज्यादा बुजुर्ग तीर्थयात्री रवाना होने वाले हैं। इसमें एक बात और अगर हम खास देखें इस योजना में, तो 1 जनवरी 2023 से इसमें एक नई शुरुआत होने वाली है। अब जो बुजुर्ग यात्री हैं, जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अभी तक ट्रेनों के माध्यम से तीर्थ के दर्शन कर रहे थे, लेकिन अब 1 जनवरी 2023 से हवाई जहाज के माध्यम से भी बुजुर्ग तीर्थयात्री तीर्थ दर्शन पर जा सकेंगे। इसको लेकर सरकार की पूरी तैयारी हो गई है। अगर हम बात करें संस्कृति पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के बयान की, तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही साफ तौर पर कहा था कि इस योजना में अब एक और अध्याय जुड़ने वाला है हवाई यात्रा का। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज भी अगर हम बात करें तो जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से इस बात को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि चुनावी समय में, तो उन्होंने साफ तौर पर इसको खंडन करते हुए कहा कि अभी कोई भी चुनावी अवसर नहीं है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्रवण कुमार की भूमिका में हैं और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को तीर्थ के दर्शन करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग तीर्थयात्री हैं उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। वह भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं साधुवाद
देते नजर आए थे जब पिछली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रानी कमलापति स्टेशन से यात्री जो ट्रेन थी उसको रवाना कराया था बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को वहां पर बिठाल के। अगर बात करें हम ट्रेन की व्यवस्थाओं की, तो ट्रेन में भी उनके साथ अटेंडरों को रखा गया है, साथ ही अधिकारी और कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है, मेडिकल स्टाफ भी उनके साथ है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सुरक्षा को लेकर सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। यानी कि कहें तो पूरी सुविधाएं ट्रेन के अंदर भी बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को हैं कि उनको किसी भी तरीके से ना खाने पीने की समस्या हो, चाहे अगर किसी मरीज को किसी दवाई की जरूरत है तो डॉक्टर की भी वहां पर व्यवस्था रखी गई है। तो पूरी तैयारी के साथ अब अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार तीर्थयात्रियों को बड़ी सौगात एक बार फिर से दे रही है। और आज ट्रेन जो रवाना होगी उसमें 4000 से ज्यादा बुजुर्ग तीर्थयात्री तीर्थ के लिए रवाना होंगे। उसमें कामाख्या देवी भी पहुंचेंगे, रामेश्वरम भी पहुंचेंगे, पुरी भी पहुंचेंगे, तो साथ ही काशी विश्वनाथ भी वहां पर पहुंचेंगे। तो पहले चरण की आज शुरुआत हो रही है। 4 चरणों में अलग अलग ट्रेनें रवाना की जाएंगी और पहले चरण की शुरुआत आज की गई है। जी विवेक, अगर देखा जाए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक अच्छी पहल कर रहे हैं, बुजुर्गों को यहाँ पर तीर्थ दर्शन के लिए रवाना कर रहे हैं, तीर्थ दर्शन करवा रहे हैं, लेकिन अगर हम विधानसभा चुनावों को मद्देनजर यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, तो क्या इसको उससे जोड़कर देख सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इसको लेकर जब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से इस बात को लेकर सवाल किया गया सुबह ही कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के और इसको देखते हुए अब सरकार इस तरीके की यात्रा करा रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस योजना को चुनाव से जोड़कर नहीं देखें। यह योजना जो है वह पहले से ही चलाई जा रही है और अब एक बार फिर तीर्थयात्रियों को, जो बुजुर्ग तीर्थयात्री हैं, उनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्रवण कुमार की भूमिका निभाते हुए दर्शन कराने के लिए ट्रेनों के माध्यम से भेज रहे हैं। और योजना निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो पुरानी है और इसको फिर से एक बार रीलॉन्च किया गया था और इसके पहले भी जो बुजुर्ग तीर्थयात्री हैं वह तीर्थ यात्रा के लिए जा चुके हैं और अब एक बार फिर पहले चरण की शुरुआत आज की गई है। और अलग अलग चरणों में अगर हम बात करें जो 4 चरणों में कराई जानी है यात्रा, और अगले साल यानी 1 जनवरी 2023 से भी एक जो इसमें नया अध्याय जुड़ने वाला है हवाई यात्रा का, वह भी कहीं ना कहीं तो देखें तो बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को सरकार लगातार सौगातें दे रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार आरोप यही लगा रही है कि चुनावी माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। विधानसभा के चुनाव है 2023 में, लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो सरासर इस आरोपों को बीजेपी नकार रही है और कह रही है कि यह योजना पुरानी है और उसी के तहत बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को तीर्थ के दर्शन कराए जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई कांग्रेस। प्रदेश में उप यात्रा निकाल रही है। ये यात्राएं प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर 6000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसके लिए 17 उप यात्राएं निकाली जाएंगी। इस यात्रा में शामिल नेता कार्यकर्ता जनता से सीधा संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को भी जानेंगे, साथ ही पूर्व की कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को भी बनाएंगे। इसकी यात्रा की शुरुआत 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर सीधी जिले से कर दी गई है। वहीं कांग्रेस उप यात्राओं को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। 17 गुटों में बटी कांग्रेस के नेता यात्रा में भी शामिल हैं। देखिए, फटे हुए ढोल को बजाने में जैसे स्वर निकलेंगे, वैसे ही स्वर इस कांग्रेस की सबसे अलोकप्रियतम सरकार कमलनाथ सरकार के गुणगान करने से निकलेंगे। ये वादा खिलाफी के लिए जानी जाती है, भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, ये अपने लोगों को तिरस्कार करने के लिए सरकार जानी जाती है। इसका क्या गुणगान होगा? और 17 गुटों में बटी हुई कांग्रेस 17 उपयात्रा निकालेगी तो 17 जगह 17 ही नेताओं को निपटाने की तैयारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस यात्रा का और कोई प्रभाव नहीं होगा। तो राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस प्रदेश में उपयात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। ये यात्राएं प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर 6000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर से यात्रा शुरू हो चुकी है, सीधी से ये यात्रा शुरू हो चुकी है और 230 सीटों पर
ये यात्रा जो है वो तय करेगी। बता दें कि इसके लिए 17 उप यात्राएं निकाली जाएंगी। इस यात्रा में शामिल नेता कार्यकर्ता जनता से सीधा संवाद करेंगे। तो इस पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, देखा जाए कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जो है वो यात्रा निकालने वाली है। क्या लगता है कितनी अहम होने वाली है यात्रा? बिल्कुल पूजा, जिस तरह से राहुल गांधी पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा उनकी चल रही है, वहीं मध्य प्रदेश में भी उप यात्राएं शुरू हो गई हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने सीधी से ये यात्रा शुरू की है और गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। यात्रा के माध्यम से जो कांग्रेस के 15 महीने के कार्य थे वो गिना रहे हैं, वहीं बीजेपी की नाकामियों को भी गिना रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो कांग्रेस है वो चुनावी मोड पे आ गई है और उप यात्राओं के माध्यम से ही जनता तक अपनी पहुंच बनाकर और जो कार्यक्रम है अपने उनको जारी रखेगी और कांग्रेस के जो अभी तक के काम है वो भी गिना रही है और बीजेपी की नाकामियों को भी गिना रही है। जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो यात्रा निकालने वाली है, क्या लगता है जहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे चूक गई, तो वहां पर ज्यादा फोकस करने की यहां पर तैयारी कर रही है कांग्रेस? बिल्कुल, जो सीटें 2018 में कांग्रेस हार गई है, चाहे वो सीधी की बात करें, बिंद क्षेत्र की बात करें या मालवा क्षेत्र की बात करें, उन क्षेत्रों में कांग्रेस का फोकस ज्यादा है और जितने मंडल, सेक्टर, बूथ के संगठन कांग्रेस ने खड़े किए हैं, उन सभी संगठन को मजबूत कर रही है और जनता तक पहुंचकर अपना संदेश दे रही है। हालांकि बीजेपी इस पर निशाना जरूर साध रही है और कांग्रेस की इस यात्रा को कह रही है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अपने ही नेताओं को निपटाने में लगे हुए हैं और जो ये यात्रा है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यात्रा हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहे सधे हुए रास्ते से कहें या सधे हुए कदमों से कहें, वो अपने मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव जीतना कांग्रेस का लक्ष्य है। जी, अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है सीधी से, लगातार बीजेपी जो है वो भी पलटवार कर रही है ऐसे यात्रा पर। जी बिल्कुल, निश्चित बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और कांग्रेस को हर जगह आड़े हाथ लेती है, तो इस यात्रा में कहीं पीछे रहने वाली नहीं है बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथ ले रही है और कांग्रेस को बता रही है कि एक डूबता हुआ जहाज है, इससे लोग लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस चाहे भोपाल में पीसी शर्मा की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, या अन्य नेताओं की बात करें, सीधी में अजय सिंह राहुल की बात करें, खंडवा में अरुण यादव की बात करें, सभी अपनी अपनी क्षेत्रों में एक्टिव हैं और उप यात्राएं निकाल कर जब राहुल गांधी की एंट्री होगी मध्य प्रदेश में, वो सारी उप यात्राएं उस मुख्य यात्रा से जुड़ेगी और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश के कांग्रेस जन है उनको एक नई ऊर्जा का संचार देगी। जी, अगर देखा जाए कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वहीं मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर यात्रा निकालने की यहाँ पर लगातार कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में यात्रा कितनी कारगर साबित होगी? बिल्कुल, ये यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा है या कि जो ये उप यात्राएं हैं वो 2023 चुनाव के लिए बूस्टर डोज का काम करेगी। जिस तरह से कांग्रेस का संगठन कमजोर पड़ गया था, वो संगठन मजबूत कर रही है, वो यात्राओं के माध्यम से जनता तक पहुंच रही है और अपने 15 महीने के कार्यकाल हो या बीजेपी के जो काम अभी तक नहीं हुए हैं उन बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं और नेता डायरेक्ट जनता से जुड़ रही है, तो कहीं ना कहीं 2023 में कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जो है वो यात्रा निकालने जा रही है।
बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को अमान्य कर दिया है। इसके बाद अब प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। आरक्षण में कटौती के लिए एक ओर जहां आदिवासी समाज जगह जगह बैठक कर सरकार के खिलाफ रणनीति बना रही है, तो कांग्रेस भी अपनी बात समाज तक पहुंचाने की जुगल में नजर आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग की 29 विधानसभा सीट है, जिसमें से 27 पर कांग्रेस विधायक है। भूपेश बघेल सरकार बनाने में आदिवासी सीट की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आदिवासी वर्ग की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता आदिवासी क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंचकर आरक्षण कटौती के लिए पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बता रही है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर कोर्ट में ठीक से पैरवी न करने का आरोप लगा रही है। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को अमान्य कर दिया है। इसके बाद प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। आरक्षण के कटौती के लिए एक ओर जहां आदिवासी समाज जगह जगह बैठक कर सरकार के खिलाफ रणनीति बना रही है, तो कांग्रेस भी अपनी बात समाज तक पहुंचाने की जुगत में नजर आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग को 29 विधानसभा सीट है, जिसमें से 27 पर कांग्रेस विधायक है। भूपेश बघेल सरकार बनाने में आदिवासी सीट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आदिवासी वर्ग की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता आदिवासी क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंचकर आरक्षण कटौती के लिए पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बता रही है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर कोर्ट में ठीक से पैरवी न करने का भी यहां पर आरोप लगा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशा, देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को यहां पर अमान्य कर दिया है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी पूजा, विगत दिनों से हम देख रहे हैं कि जो 50% से ज्यादा का आरक्षण था उसे कहीं ना कहीं उस पर कहीं ना कहीं रोक लग गई है, जिसके वजह से आदिवासी समाज जो है छत्तीसगढ़ में वो खासा नाराज चल रहा है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी भी चुटकी लेने से बात नहीं आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार पत्रकार वार्ता कर रही है। प्रेस वार्ता के द्वारा प्रदेश में जो आदिवासी समाज है उनसे जुड़ने और उनको जोड़ने की लगातार कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है कि किस प्रकार आखिर 2023 और 24 के जो चुनाव होंगे उसमें इसे एक मेन मुद्दा बनाया जाए। वहीं भूपेश बघेल भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो ये आरक्षण को लेकर ये मुद्दा उठा है, जहां पर 2011 में भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि उन्होंने 20% से आरक्षण बढ़वाकर लगभग 32% कर दिया था। लेकिन जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, तब से भूपेश बघेल सरकार इस पर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है और इसकी वजह से जो आरक्षण था वो कहीं ना कहीं घटकर फिर से कम हो चुका है, जिसको लेकर के खासा तना और तनी बीच में चल रही है। और लगातार भूपेश बघेल इस पर चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने कहा भी है कि वो अच्छे से अच्छे वकील को हायर करेंगे, जिसके माध्यम से आगे चलकर आदिवासी समाज को कहीं ना कहीं जो एक बड़ी जीत हासिल होती हुई दिखाई देगी। लेकिन वही जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लगातार दौरे कर रही है प्रदेश भर में और लगातार जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी संगठन है उनसे लगातार जो मेल और मुलाकात का सिलसिला उनका चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक खींचातानी का जो माहौल है छत्तीसगढ़ में वो बना हुआ है। जी पूजा, देखा जाए कि आदिवासी समाज काफी समय से आक्रोशित है, लगातार बैठकें कर रहा है अपने हक के लिए, लेकिन एक बार फिर हाईकोर्ट ने यहाँ पर 50% अमान्य आरक्षित कर दिया है। तो क्या आगे की रणनीति हो सकती है? क्या कुछ मांगे सरकार से की जा रही है आदिवासी समाज द्वारा? पूजा, आदिवासी समाज के द्वारा यही मांगे कि जो उनका आरक्षण था वो उन्हें वापस मिलना चाहिए, जितने आरक्षण का हकदार हैं वो। और लगातार भूपेश बघेल भी ये कहते हुए आए हैं कि अगर हाई कोर्ट में नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और जो उनकी जायज मांगे हैं, जिनकी वजह से ये विपत्ति उत्पन्न हुई है, जिस वजह से खासा आदिवासी समाज नाराज नजर आ रहा है, तो लगातार वो उन्हें मनाने की कोशिश भी कर रहा है, लगातार बातचीत भी चल रही है। लेकिन आदिवासी समाज लगातार अपने अलग अलग संगठन
मंत्रियों के साथ बैठकें कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस समय इस वक्त आदिवासी जो जनजातीय समाज है उनकी बैठकों में भी शामिल हो रहे हैं, उनके लोगों से भी मेल मुलाकात कर रहे हैं। तो जो ये पूरा मामला है ये केवल आरक्षण को लेकर है, क्योंकि 2011 में जो आरक्षण है उसे बढ़ा दिया गया था, तब प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और अब भूपेश बघेल की सरकार है। तो 2018 के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि जो अभी जो निर्णय आया है उससे कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को आघात पहुंचा है, जहां पर आरक्षण जो था 50% से ज्यादा का आरक्षण वो कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया गया है। जी पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया निशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने 50% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जहां उत्तराखंड के चार धाम की साल की यात्रा अब अपने अंतिम दौर में चल रही है। दशहरे के दिन धार्मिक समारोह में चार धाम मंदिरों के कपाट जो बंद करने की तिथि वो तय कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे, जबकि गंगोत्री धाम के कपाट इसी महीने 26 अक्टूबर को करीब 12 बजे अन्नकूट के बाद श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बुधवार को तीर्थ पुरोहितों द्वारा दशहरे के शुभ अवसर पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद करने का विधिवत मुहूर्त तय किया गया है, जिसके तहत गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर अन्नकूट के मौके पर 11:15 बजे विधि विधान, पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बंद होंगे। कपाट बंद होने के बाद श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन 6 महीने गंगा के माई के मुखबा कर सकेंगे। बता दें कि भैया दूज के अवसर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ और उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धामी के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। भैया दूज के पावन पर्व पर आने वाली 27 अक्टूबर को विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 6 माह तक शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बता दें कि अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ग्रीष्म काल के लिए यमुनोत्री धाम में फिर से मां यमुना के कपाट विधिवत दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। तो ये थी आपके सामने चौथी बड़ी खबर, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, माफ कीजिएगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन करवाए थे वो अभी अंतिम चरण में है। उत्तराखंड के चार धाम की इस साल की यात्रा अब अपने अंतिम दौर में चल रही है। दशहरे के दिन धार्मिक समारोह में चार धाम मंदिरों के कपाट बंद करने की तिथि यहां पर तय कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे, जबकि गंगोत्री धाम के कपाट इसी महीने 26 अक्टूबर को करीब 12 बजे अन्नकूट के बाद श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नीरज कंदारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, देखा जाए कि जो यात्रा है यात्रा जो है वो अपने अंतिम चरण में है, कब तक ये यात्रा का समापन होगा? जी पूजा, देखिए जिस तरह से लगातार बद्री केदार की यात्रा की मैं बात करूं तो अब आखिरी समय आ गया है और कपाट बंद होने की तिथियां यहां पे घोषित हो गई हैं। अगर मैं विजयदशमी पर्व की बात करूं तो विजयदशमी के पर्व पे जो चारों धामों की कपाट बंद होने की प्रक्रिया यहां पे शुरू हुई है। वहीं मैं अगर विजयदशमी की बात करूं तो सबसे पहले मैं 11 जो कि लिंग केदारनाथ है, केदारनाथ की अगर मैं बात करूं तो 27 अक्टूबर को भगवान केदारनाथ के कपाट यहाँ पे बंद किए जाएंगे। 8:30 पर भगवान केदारनाथ के कपाट बंद किए जाएंगे। वहीं द्वितीय केदार जो मधमहेश्वर है, मधमहेश्वर के कपाट 18 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। वहीं तृतीय केदार जो तुंगनाथ है, तुंगनाथ के कपाट 7 नवंबर को बंद किए जाएंगे। वहीं और बद्रीनाथ की मैं बात करूं तो बद्रीनाथ 19 नवंबर को अपराह्न 3:35 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हो जाएंगे। वहीं गंगोत्री की बात करूं तो गंगोत्री 26 अक्टूबर को 12:01 पर अभिजीत मुहूर्त में गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। और वहीं यमुनोत्री धाम की बात करूं तो 27 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त में यमुनोत्री के कपाट बंद होंगे। तो कहीं ना कहीं जो चार धाम की यात्रा है, चार धाम की यात्रा अंतिम पड़ाव पे है। हालांकि जो हेमकुंड साहिब की यात्रा है, हेमकुंड की यात्रा 10 अक्टूबर को हेमकुंड के कपाट बंद कर दिए जाएंगे शीतकाल के लिए। जी पूजा जी, जिस तरीके से देखा जाए कि यहाँ पर कपाट जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, क्या लगता है अगली बार कब सारे जो दर्शन करने आते हैं वहां पर कब कपाट खोल दिए जाएंगे और कब दर्शन करने को मिल सकते हैं?
जी पूजा, देखिए एक पौराणिक परंपरा के अनुसार में बद्रीनाथ धाम की बात करो तो बद्रीनाथ धाम के जो कपाट खुलने की तिथि घोषित होती है वो बसंत पंचमी के दिन टिहरी राजमहल से भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया की तिथि घोषित की जाती है। वहीं केदारनाथ की बात करूं, मधवेश्वर की बात करूं, तुंगनाथ की बात करूं तो जो शिवरात्रि महापर्व होता है, केदारनाथ की जो कपाट खोलने की तिथि होती है उस दिन यहाँ पे घोषित होती है। जो तुंगनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि जो बैसाखी पर्व होता है, बैसाखी पर्व से यहाँ पे तिथि घोषित की जाती है। उसके बाद ही तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो देश दुनिया के भक्त हैं, वो चारों धामों के दर्शन एक बार फिर से कर सकते हैं। जी पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने चौथी बड़ी खबर, जहां पर जो यात्रा है वो अपने अंतिम चरण में है। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। कल एक बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आवर। नमस्कार।